कभी सोचा है कि इतिहास कैसा होता होगा? मतलब जैसे एक शांत तालाब में एक पत्थर फेंको और फिर उसकी लहरें दूर दूर तक फैलती चली जाती हैं, है ना? आज हम कुछ ऐसा ही देखने वाले हैं कि कैसे यूरोप में हुई कुछ बड़ी घटनाओं ने पूरी दुनिया में बदलाव की जबरदस्त लहरें पैदा कर दी। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि भला फ्रांस की क्रांति का भारत के जंगलों से क्या लेना देना। लेकिन यकीन मानिए, यही तो हमारी आज की पूरी पड़ताल का सार है। हम देखेंगे कि कैसे दुनिया के एक कोने में हुई कोई घटना दूसरे कोने में ऐसे नतीजे ला सकती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी ना हो। तो चलिए इस दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं दो बहुत बड़ी क्रांतियों से, एक फ्रांस की और दूसरी रूस की। ये वो चिंगारियां थीं जिन्होंने दुनिया में नए विचारों को ऐसी हवा दी कि बड़ी बड़ी सल्तनतें हिल गईं। तो हुआ क्या था फ्रांस और रूस में क्रांति से ठीक पहले? असल में दोनों ही जगहों पर समाज में ना एक तरह का उबाल था। फ्रांस में समाज 3 हिस्सों में बटावा था और सारा का सारा बोझ, सारे टैक्स आम जनता पर थे। वहीं दूसरी तरफ रूस में जार का तानाशाही राज था और पहले विश्व युद्ध की वजह से देश में खाने की किल्लत हो गई थी। मतलब माहौल बिल्कुल बारूद के ढेर जैसा था, बस एक चिंगारी का इंतजार था। और फिर वो चिंगारी भड़क उठी। फ्रांस में देखिए, 1789 में जो बात अधिकारों की मांग से शुरू हुई थी, वो देखते ही देखते बास्तील की जेल पर हमले में बदल गई और ये हमला क्रांति का प्रतीक बन गया। कुछ ही सालों के अंदर राजशाही खत्म कर दी गई, राजा को फांसी हुई और आखिर में नेपोलियन सम्राट बन बैठा। ये एक बहुत ही तेज और जबरदस्त बदलाव था। अब जरा रूस की तरफ चलते हैं। यहाँ भी 1917 का साल बड़ी उथल-पुथल वाला रहा। फरवरी में हड़तालों की वजह से जार को गद्दी छोड़नी पड़ी और अक्टूबर आते आते लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और इसी के साथ दुनिया का पहला समाजवादी राज बना। फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं थे, बल्कि ये लोकतांत्रिक अधिकारों की एक ऐसी जोरदार आवाज थी जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। और इसकी तुलना में अगर हम बोल्शेविकों के वादे को देखें तो वो बहुत ही सीधा और जमीनी था। शांति, भूमि और रोटी। ये फ्रांसीसी नारे के आदर्शों से अलग रूस के लोगों की उस वक्त की जरूरतों का सीधा जवाब था। यानी युद्ध खत्म हो, किसानों को जमीन मिले और भूखे लोगों को रोटी। तो जहां एक तरफ इन क्रांतियों ने उम्मीद की एक किरण जगाई थी, वहीं दूसरी तरफ पहले विश्व युद्ध की जो तबाही थी उसने एक बहुत ही अंधेरी और खतरनाक विचारधारा को जन्म दिया, और वो थी नात्सीवाद। देखिए, हिटलर का सत्ता में आना कोई इत्तेफाक नहीं था। ये एक बहुत सोची समझी रणनीति थी। उसने पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर जो वर्साई की संधि थोपी गई थी ना, उससे लोगों में जो गुस्सा था और जो आर्थिक तंगी थी, उसका पूरा पूरा फायदा उठाया। 1933 में चांसलर बनते ही उसने संसद भवन में लगी आग को एक बहाना बनाया, लोकतंत्र को खत्म किया और जर्मनी का तानाशाह बन गया। तो ये नात्सी विचारधारा थी क्या? असल में ये नस्लीय श्रेष्ठता पर आधारित थी। उनका मानना था कि आर्य नस्ल सबसे ऊपर है। यहूदियों के लिए उनके मन में गहरी नफरत थी और वो जर्मनों के लिए ज्यादा जीवन क्षेत्र यानी लेबेंसराम हासिल करना चाहते थे। उनका एक ही मंत्र था, एक जन, एक साम्राज्य, एक नेता। और हिटलर यूथ जैसे संगठनों के जरिए युवाओं के दिमाग में भी यही जहर भरा गया। और इस नफरत भरी विचारधारा का नतीजा इतिहास का शायद सबसे काला अध्याय था, होलोकॉस्ट, जिसमें करीब करीब 60 लाख यहूदियों की एक योजना बनाकर हत्या कर दी गई। ये मानवता के इतिहास पर एक ऐसा दाग है जो कभी नहीं मिट सकता। अच्छा, तो यूरोप में जब ये सब क्रांतियां और विचारधाराएं आपस में टकरा रही थीं, उस वक्त यूरोपीय ताकतें दुनिया के दूसरे हिस्सों में क्या कर रही थीं? वो अपनी शक्ति बढ़ा रही थीं और उनकी इस बढ़ती हुई ताकत की एक बहुत लंबी और गहरी छाया बाकी दुनिया पर पड़ रही थी। इसी को हम उपनिवेशवाद कहते हैं। तो चलिए अब हम अपने उस शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। देखिए, यूरोपीय शक्तियों ने सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं किया, उन्होंने वहां के प्राकृतिक संसाधनों को भी अपने काबू में कर लिया। भारत में अंग्रेजों ने डाइटरिच ब्रैंडिस जैसे विशेषज्ञों को बुलाया और जंगल के कानून बनाए। इन कानूनों ने जंगलों को आरक्षित, संरक्षित और ग्राम वनों में बांट दिया। इसका सीधा सा मतलब था कि जो लोग सदियों से जंगलों में रहते आए थे, उनका ही हक छीन लिया गया।
तो हुआ ये कि फ्रांसीसी और औद्योगिक क्रांति की वजह से यूरोप में रेलवे जैसी नई ज़रूरतें पैदा हुईं और इसका सीधा असर पड़ा भारत पर। 1850 से 1920 के बीच सोचिए, रेलवे लाइनों के स्लीपर बनाने के लिए करीब 25 लाख पेड़ काट दिए गए। इससे भारत के जंगल हमेशा हमेशा के लिए बदल गए। तो देखा कैसे फ्रांस में हुई एक क्रांति की लहरें हजारों मील दूर भारत के जंगलों तक आ पहुंची। और ये कहानी सिर्फ भारत की नहीं थी, अफ्रीका में भी ऐसा ही हुआ। वहां जो मासाई जैसे चरवाहा समुदाय थे, उन्होंने अपनी लगभग 60% जमीन खो दी क्योंकि औपनिवेशिक ताकतों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया और उन्हें छोटे छोटे इलाकों में सिमटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है कि इस औपनिवेशिक शासन को लोगों ने चुपचाप मान नहीं लिया था। भारत में संथाल, बस्तर और वारली जैसे कितने ही आदिवासी विद्रोह हुए। इससे पता चलता है कि लोग लगातार इसका विरोध कर रहे थे। तो इन सब बातों का आज क्या मतलब है? इन ऐतिहासिक घटनाओं ने हमारी आज की दुनिया पर एक बहुत ही गहरी और स्थायी छाप छोड़ी है। सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये कि स्वतंत्रता, समाजवाद, राष्ट्रवाद, ये सारे विचार इन्हीं क्रांतियों से निकले हैं और आज भी हमारी दुनिया की राजनीति इन्हीं विचारों के इर्द गिर्द घूम रही है। इन ताकतवर विचारों की खींचतान आज भी हर जगह देखी जा सकती है। तो मैं बस एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करना चाहूंगा। जब आज हम अपने आसपास की खबरें पढ़ते या सुनते हैं, तो क्या उनमें इन क्रांतियों, इन विचारधाराओं और इन साम्राज्यों की गूंज सुनाई देती है? इतिहास कोई बीती हुई कहानी नहीं है। ये एक जीती जागती ताकत है जो हमारे आज को लगातार एक नया आकार दे रही है।